बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो पढ़ेंगे और उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। असल में ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो सेल है वो बुनियादी इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की। मतलब जितने भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिज़म है सारे के सारे सेल से बने हैं और यही सेल उसी लिविंग ऑर्गेनिज़म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, मतलब बने भी है इसी से, और फंक्शनल यूनिट मतलब जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करता है ये सारे के सारे यही सेल परफॉर्म करता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। दूसरी बात, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेल कब, सबसे जो पहला सेल था वो कब बना था, और सेल के बारे में मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ है। तो वो जो सेल थ्योरी है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, उसके पॉइंट्स क्या क्या है वो इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बाद में जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि सेल छोटा क्यों है, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो कैसे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स है उसको हम पढ़ेंगे और टेक्निक्स पढ़ने के बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज़ है वो किस तरह बने हैं, किस चीज़ से बने हैं, और वो किस तरह जो है ना वो अपने फंक्शन सरंजाम देता है, किस तरह वो काम करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सेल से बने हैं। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स हो या चाहे एनिमल्स हो या चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने हुए हैं, तो उसका भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वही सेल है। जितने भी है, कुछ कॉलोनियल है, कुछ हमारे पास जो है वो मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे बने हुए हैं सेल से, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो बुनियादी तौर पर सेल जो है वो इनकी इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, और जितने भी ये फंक्शन करता है वो भी यही सेल करता है। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट यूनिट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। मतलब लाइफ के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो यही सेल परफॉर्म करता है। मतलब चाहे एक सेल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो वो भी मतलब सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, या सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद वो फिर मतलब ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जितने भी फंक्शन करता है वो सारे के सारे यही सेल परफॉर्म करता है, और ये सेल ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स पे पूरा उतरता है अगर लिविंग सेल हो तो। मतलब एक सेल को देखा जाए तो इसकी एजिंग भी होती है, मतलब इसका मतलब बर्थ से लेकर एंड तक का टाइम होता है। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पैदाइश से लेकर मौत तक का सफ़र करता है और उसके दरमियान काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं इसकी लाइफ में, तो वैसे ही सेल जो है, अगर एक सेल भी है ना तो उसकी भी एजिंग होती है। मतलब उसकी पैदाइश से लेकर डेथ तक का टाइम होता है, मतलब एक एक्सपायरी टाइम होता है उसका। तो इसके दरमियान में ये काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करता है, रेस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन करता है। तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है। तो जितनी भी लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी यही सेल परफॉर्म करता है। अच्छा, दूसरी बात, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादा सेल्स से बने हुए हैं और वो कम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो जितने भी मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो में चला जाता है, दो चार, और चार आठ में, और आठ सोलह में, सोलह बत्तीस में, इस तरह डिवाइड होते 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 मतलब काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं। और फिर ये सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बन के फिर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है।
मतलब एक नॉर्मल इंसान में आप ले ले, एक सेल से बना हुआ इंसान 10 लाख बिलियन सेल्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान, उससे कम भी हो सकते, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं सेल, मतलब 10 लाख बिलियन सेल्स उसकी बॉडी में होते हैं। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और हर एक फिर जो सेल्स ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है वो अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी डिफ्रेंशिएशन हुई होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। अब सेल थ्योरी के बारे में आते हैं, मतलब अगले लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कैसा, और ये छोटा क्यों है, तो वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो किसने पेश की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेश की थी। सही है। तो मतलब सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1665 में हुई थी। उसके बारे में 1800 में फिर जाके कुछ साइंटिस्ट ने पॉइंट्स ऐड कर लिए, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मिलकर एक थ्योरी बन गई। लेकिन स्टार्ट जो है वो रॉबर्ट हुक ने लिया था 1665 में, और ये इसने अपने जो इसका बड़ा फेमस जो बुक है उसमें, पब्लिकेशन जो है उसमें ये उसने पब्लिश किया था। और इसको जो उसका फेमस बुक है वो माइक्रोग्राफिया है। तो उसमें ये इसने पॉइंट दिया था 1665 में, जो कॉर्क की इसने स्टडी की थी, जो बॉटल का वो ढक्कन होता है कॉर्क, तो वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसकी स्टडी कर रहा था, तो उसमें उसको छोटे छोटे चैम्बर्स नज़र आ गए। मतलब वो एक कॉर्क को स्टडी कर रहा था, जिस तरह के ये कॉर्क होता है, तो उसमें उसको छोटे छोटे चैम्बर्स नज़र आ गए। सही है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो अपनी फेमस पब्लिकेशन है उसमें इसके बारे में लिखा था कि एक कॉर्क की स्टडी करने के बाद कि सेल जो है मतलब एक एम्प्टी चैम्बर होता है, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चैम्बर से बनी है या सेल से बनी है। असल में ये जो सेल नाम दिया गया है वो लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका मतलब है एम्प्टी चैम्बर, जो कि खाली खाना होता है। तो उसके बाद ये नाम दिया गया था है कि सारी की सारी चीज़ें इस तरह की एम्प्टी चैम्बर से बनी होती है। इसकी कंपोजिशन एक एम्प्टी चैम्बर्स, काफ़ी सारे जमा होकर एम्प्टी चैम्बर्स वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके बारे में इसने लिखा था। फिर बाद में जाके जो मेन पॉइंट्स थे वो एक बॉटनिस्ट था फेमस, जिसका नाम था मैथ्यूस श्लीडन। 1838 में इसने लिखा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। एक दूसरा फेमस ज़ूलॉजिस्ट था, तो उस जो जिसका नाम था थियोडर श्वान, उसने 1839 में ये पॉइंट दिया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। तो ये बात सामने आ गई कि मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सेल से बने हैं, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, सब की जो है कंपोजिशन वो सेल, मतलब सेल ने बनाई है, सेल पर मुश्तमिल है। सारी की सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। तो ये पॉइंट इन दोनों की बात से आया था कि बॉटनिस्ट था मैथ्यूस श्लीडन और जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान, 1838 1839 इन दोनों ने पॉइंट दिया था। इसने कहा था कि जो मैथ्यूस श्लीडन था उसने कहा प्लांट्स जो है वो सेल से बने हैं, और जो थियोडर श्वान था उसने कहा कि जितने भी एनिमल्स है वो सारे के सारे सेल से बने हुए। तो ये पॉइंट एक बन गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। अच्छा, जो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्रीवियस वन, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है वो मॉडर्न सेल थ्योरी का ये है कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बने हैं। मतलब पुराने सेल्स जो है वो डिवाइड होके नए सेल बनाते हैं। सही है। मतलब माइटोसिस होती है एक सेल में और सेल नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो प्रीवियस सेल है उससे नए सेल बनते हैं। और इसका जो लैटिन में लिखा गया था वो था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो न्यू सेल्स है वो अराइज फ्रॉम द प्रीवियस वन, कि नए सेल पुराने सेल से बनते हैं। तो ये इसकी मतलब जो है रिप्रोडक्शन के बारे में एक पॉइंट दिया गया था। जो तीसरा पॉइंट था, सेल कंटेन हेरेडिटी मटीरियल, और याद रखें कि जो सेल होता है, अगर वालिदैन से बच्चों में कुछ खासियतें ट्रांसफ़र होती है, खसूसियात ट्रांसफ़र होती है, तो वो जो चीज़ उस खसूसियात को लेके जाता है उसको हेरिडिटी मटीरियल कहा जाता है, जो कि आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम और उसमें डीएनए होता है, जीन्स होते हैं उसमें।
तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस टाइम तो जीन्स के बारे में या डीएनए के बारे में इतना आइडिया लोगों को नहीं था, मतलब। तो ये कहा गया था कि ये जितने भी हेरिडिटी मटेरियल होता है वो सारे के सारे इसी सेल में पड़े हुए होते हैं। मतलब अगर एक सेल डिवाइड होता है तो जो उसका पेरेंट सेल होता है और उससे डॉटर सेल बनता है, तो पेरेंट सेल से खुसूसियात डॉटर सेल में चले जाते हैं और वो सारे के सारे खुसूसियात इसी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। तो इसी सेल में हेरिडिटी मटेरियल भी पड़ा हुआ होता है, मतलब जो खुसूसियात को लेके जाता है जो मटेरियल, वो सारे के सारे मटेरियल इसी सेल में पड़े हुए होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द सेल। और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, चाहे ग्लूकोज एंटर होता है सेल में, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, मतलब वो पायरोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसकी रिस्पायरेशन होती है, मतलब क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो उससे एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वगैरह, तो ये सारे के सारे प्रोसेस इसी सेल के अंदर होते हैं। सही है। तो ये एक लास्ट पॉइंट है उसका। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं, जो नए सेल है वो पुराने सेल से बनते हैं, सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं हेरिडिटी मटेरियल जो खसूसियात लेके जाते हैं बच्चों में, वो इसी सेल के अंदर पड़े हुए होते हैं, और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो उसी सेल के अंदर होते हैं। तो जो आज का टॉपिक था उसमें हमने यही चीज़ें सिर्फ पढ़नी थी। आगे जाके हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि सेल किस तरह जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और दूसरा ये भी पढ़ेंगे कि सेल छोटा क्यों है, माइक्रोस्कोपिक क्यों है। फिर जाके पढ़ेंगे कि अगर माइक्रोस्कोपिक है तो उसको हम स्टडी कैसे करेंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो कि मतलब टेस्ट के रिलेटेड होते हैं, मतलब आपको जो एमडीकेट वगैरह टेस्ट बच्चे देते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि अगर ये पॉइंट आ गया कि जो सबसे पहला सेल था तो वो क्या, उसका नाम क्या था, और वो कब जो है ना वो पहला सेल दुनिया में आया था। तो अगर दुनिया की तारीख़ को देखा जाए तो 4.5 बिलियन साल पहले जो है वो अर्थ बना था, और अर्थ में जाके फिर जो लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो लाइफ के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह के पानी है, कुछ बायो एलिमेंट्स है, 16 काइंड्स ऑफ बायो एलिमेंट्स जो कि कंबाइन होकर एक सेल को बनाते हैं, उसको हम बायो एलिमेंट्स का कहते हैं। तो मतलब एलिमेंट्स तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन 16 जो है वो ऐसे है जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स बन के आ गए दुनिया में, और फिर पानी भी है जो है वो पहले नहीं था। फिर पानी जो है उसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ है कि कुछ कहते हैं कि ज़मीन के अंदर से निकला था, कुछ कहते हैं कि एक ऑस्टेरॉयड जो कि पानी का था वो ज़मीन के साथ टकरा गया और फिर ज़मीन के ऊपर पानी आ गया, तो एक जो एलिमेंट था वो मिसिंग एलिमेंट था वो भी आ गया। तो जो पानी था वो तकरीबन 3.9 बिलियन ईयर्स पहले आ गया था अर्थ पर। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बना, फिर 3.9 बिलियन ईयर्स पहले उसमें पानी आ गया, और फिर 3.5 बिलियन ईयर्स या 3500 मिलियन ईयर्स हम ये भी कह सकते हैं सबसे पहला सेल बना था। तो ज़िंदगी की इब्तिदा इसी वक्त से हुई थी। मतलब पहला सेल हमारे पास बन गया यूबैक्टीरियम के नाम से, जो कि बैक्टीरिया था, प्रोकैरियोट था। तो सबसे पहले सेल हमारा ये बना था 3.5 बिलियन ईयर्स या 3500 मिलियन ईयर्स, और उसका नाम क्या था, यूबैक्टीरियम। अब ये तो हो गया हमारे पास कब आया था। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ कि जो जितने भी डेट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहते हैं कि कुछ डेट्स लिखे जाते हैं, हम कहते हैं एडी, सही है, उसके साथ लिखा जाता है एडी, और कुछ के साथ लिखा जाता है बीसी। तो एडी जो था वो एनो डोमिनी, जो मतलब अंग्रेज़ उन्होंने रखा गया, अंग्रेज़ों ने रखा है, तो उसका मतलब है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम। तो हम डेथ नहीं कहते, क्योंकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पे बुलाया था। तो हम कहते हैं आफ्टर डिपार्चर। तो याद रखें कि ये जो 2022 साल हो गए वो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे, मतलब अल्लाह ताला जब लेके गए थे, तो ये 2022 साल उसी के हो गए, उस दिन से लेकर आज तक इतना टाइम हो गया। तो अब हम ये कहते हैं कि मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो टाइम था उसके साथ हम लिखते हैं एडी, आफ्टर डिपार्चर ऑफ द जीसस पीस बी, हम लिखते हैं 700 एडी, सही है। हम कहते हैं 500 एडी,
मतलब जो 500 था उसके दरमियान फिर जो है ना 571 में हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है वो दुनिया में आए थे। और हम ये भी कहते हैं 1000 AD, 1100 AD, 1700 AD। तो ये AD का मतलब हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के डिपार्चर के बाद का जो टाइम है। तो उससे पहले भी तो लाइफ थी, मतलब उससे पहले लाइफ को देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी लाइफ थी। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मतलब मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो हम कहते हैं कि उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम जो है वो भी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले थे। तो उनका जो टाइम डिस्कस किया जाता है, या ईसा अलैहिस्सलाम से पहले अरिस्टोटल, जो हम कहते हैं कि अरस्तु 4th BC में थे। मतलब उसने क्या कहते हैं कि वो फादर ऑफ बायोलॉजी थे। हम अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि वो पैदा हुए थे 4th BC में। तो BC का मतलब हो गया बिफोर जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का टाइम था, वो चाहे हम जो कुछ भी लिखेंगे, मतलब हम लिखेंगे 3500 मिलियन BC लिखेंगे अगर इस तरह, तो मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से 3500 मिलियन साल पहले। अगर हम कहेंगे कि 4th BC, तो इसका मतलब है 400 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो अरिस्टोटल जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले, या 380 साल हम कहते हैं कि पहले आए थे। और उसने जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में थ्योरी पेश की थी, और ये कहा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो या तो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, जो एनिमल्स है, और प्लांट्स जो है, मतलब 2 किंगडम सिस्टम मुतारिफ कराया था कि जितने भी एनिमल्स है, एक तो मतलब 2 किंगडम है, एनिमल्स है और प्लांट्स है। तो जो प्लांट्स है वो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़, मतलब छोटे, उससे थोड़े से बड़े और उससे काफ़ी सारे बड़े, मतलब ये उसने कैटेगराइजेशन की थी। और जो एनिमल्स के बारे में कहा था, उसने कहा था कि एनिमल जो है वो एक्वेटिक है, या तो मतलब पानी के अंदर रहते हैं, और या टेरेस्ट्रियल है जो कि पानी के मतलब टेरेस्ट्रियल जो कि ज़मीन पे रहते हैं। तो वो 400 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए थे। उससे पहले भी मतलब काफ़ी टाइम गुजरा है, तो सबके साथ हम BC लिखेंगे। तो याद रखें जो BC आएगा तो उसका मतलब होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, उसके डिपार्चर से पहले। और अगर AD आएगा तो उसका मतलब होगा कि हम जो डिस्कस करेंगे वो ईसा अलैहिस्सलाम के जो बाद का टाइम है, डिपार्चर के बाद का टाइम, तो ये AD। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों के जहन में, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया आपको कि AD और BC के दरमियान आप लोग फ़र्क किस तरह करेंगे। दूसरी बात ये कि स्टडी ऑफ द सेल इज़ आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। ये भी एक पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है कि सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो शॉर्ट था, सिर्फ इंट्रोडक्शन थी सेल के बारे में। आगे जाके हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।